बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है G20। आज हमारे देश में हर कोने में इसकी चर्चा हो रही है, तो हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए कि ये G20 है क्या चीज़ है। इसको तो यूँ कहा गया है कि G20 में ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच, मतलब ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर आर्थिक सहयोग की भावना को विकसित करें। और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि वर्ष 1923 का 1 दिसंबर 22 से लेकर वर्ष 1923 तक का की अध्यक्षता जो है हमारे देश को दी गई है। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या है इसका सिद्धांत, क्या है, मतलब थीम क्या है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। हम लोग हमेशा ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमारी सनातन संस्कृति हमेशा बताती है कि कोई अलग नहीं है, कोई यूरोपीय नहीं है, कोई एशियाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी धर्म का नहीं है, सब मनुष्य हैं और सभी वसुधैव, वसुधा एव भी, वसुधा वसुध एव कुटुंबकम, मतलब ये वसुधा जो पृथ्वी है ये स्वयं में एक परिवार है, ये कुटुंब हमारा है। ठीक है, इसी थीम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और ये महो उपनिषद हमारा जो महाकाव्य है उससे इसको लिया गया है। ठीक, अब आता है कि ये है क्या, इसमें क्या है। ग्रुप में 19 देश है, 19 देश है और एक यूरोपीय संघ है जिसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब इसका संगठन क्या है। इसके संगठन में मुख्य रूप से वित्त मंत्री और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। इसकी स्थापना 1999 में 26 सितंबर को की गई। अब आइए इसके पीछे बैकग्राउंड में चलते हैं कि स्थापना क्या अचानक कर दी गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक किसी को स्थापना को कर दिया गया है। नवंबर 1975 को विश्व के विकसित देश, धनी देशों ने अपना ग्रुप बनाया। उन्होंने उसका नाम दिया G6। 1976 में इन्होंने कनाडा को भी शामिल कर लिया इस ग्रुप के अंदर। 1998 में इन्होंने वर्ल्ड के बहुत पावरफुल कंट्री रशिया को भी शामिल कर लिया। तो अब तब क्या हुआ, ये G6, G7 और अब ये बन गया G8। ओके, लेकिन जब 2014 में रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया तो इस G8 के सदस्यों ने उसको बाहर कर दिया, कहा अब हम G7 ही रहेंगे। रसिया ने बहुत गलत काम किया है, ये उनका कहना था। तब क्या बचा, अब G7 बच गया। ठीक, अब आगे के मतलब क्या है कि इसकी पूर्वगामी क्या है, G6, G7, G8, क्योंकि 1998 में रसिया को शामिल कर लिया गया और इसकी स्थापना कब हुई है, 1990 में। इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का प्रयास, अंतरराष्ट्रीय स्थिरता। अब आप कहेंगे विकासशील और विकसित देशों को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। वो इसलिए पड़ गई क्योंकि विकसित देश जिन सामानों का उत्पादन कर रहे थे उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वो एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन एक्सेस प्रोडक्शन करके करोगे क्या, अगर आपके देश में 100 गाड़ियों की जरूरत आपने 500 बना दिया तो 400 गाड़ियां जाएंगी कहां। अब आपके यहाँ प्रोडक्शन 1 लाख टन गेहूं का है, जरूरत केवल 10,000 टन का है, तो 90,000 टन जाएगा कहां। इसी तरह की तमाम चीजें जो थी उनके लिए सरप्लस हो रही थी। तो उनके दिमाग में आया कि हमें अन्य देशों को भी मजबूत करना पड़ेगा। भाई आप 500 गाड़ी बना रही हैं, BMW गाड़ी बना रहे हैं, हमारे देश में पैसा ही नहीं, देश हम खरीदेंगे ही नहीं, बनाते रहो। तब उनको लगा कि नहीं, हमको गरीब या विकासशील और विकासशील देशों तीनों को दोनों को उठाना पड़ेगा, तब हमारी वर्ल्ड मार्केट बढ़ेगी। और जब आर्थिक विषमता थोड़ी कम होने लगेगी तो विकासशील और गरीब देशों के साथ उनका भी विकास होगा। इसीलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अस्थिरता की बात कही।
इसका मुख्यालय जो है मैक्सिको में है। ठीक, अब यह है कि भारत को इसकी मेजबानी करने के लिए समय क्या दिया गया है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। अब एक नया चीज आ गया कि 2008 में ऐसा क्या हो गया कि विश्व शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया। 2008 में विश्व स्तर पर देखा गया आर्थिक मंदी, रिसेशन देखा गया। परिणाम क्या हुआ कि मार्केट, इनके देशों के मार्केट भरे थे, खरीदार ही नहीं थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था खरीदारी करें, उतना सामान सरप्लस होता जा रहा। अरे भाई, मार्केट में सामान तुम रख दोगे लेकिन तो खरीदार ही नहीं तो बनाते रहो, क्या फायदा है, क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पैदा हो जाएगी, रॉ मटेरियल एक्सेस होने लगेगा, प्रोडक्शन करने वालों के पास वो करेंगे भी क्या करेंगे, प्रोडक्शन जब 20 ही मार्केट में जरूरत है 50 प्रोडक्शन करके करेंगे क्या, तो क्या होगा, तो लोगों की नौकरी छटनी शुरू हो जाएगी। नहीं भैया, हमें 20 ही प्रोडक्शन करना है, हमें 10 इंजीनियर की जरूरत नहीं, 25 लेबर की जरूरत नहीं, हमारा तो 5 ही से काम चल रहेगा। तो अब इसके पहले क्या होता था, इसमें केवल वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री करते थे, लेकिन अब लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेताओं को निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे कि किसी देश में वित्त मंत्री भी हमारे यहाँ निर्मला सीतारमण है, आरबीआई के गवर्नर भी हैं, लेकिन वो अकेले दम पे ऐसा नहीं है कि वो अकेले दम पर हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में कोई वित्तीय निर्णय ले ले। उनको एक देश के साथ लेकर चलना पड़ेगा और अंतिम निर्णय तो संसद, माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे ही होना है। ठीक, तब उन्होंने कहा कि भाई अब स्थिति बिगड़ रही है, हम लोग आर्थिक स्थिरता सही तरीके से निर्णय कोई नहीं ले पा रहे, निर्णय लेने का अधिकार जो है राष्ट्राध्यक्षों को है। तब उन्होंने क्या किया कि इस सम्मेलन में इन्होंने विश्व के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया। अब क्या होता है कि इसका स्वरूप ही बदल गया। इसके पहले के सीमित था केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर तक, अब ये राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। ठीक, अब इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये जो पहले 2008 का सम्मेलन हुआ था, ये यूएसए के नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। अब आगे एक चीज और देखिए कि G20 और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब शेष विश्व आर्थिक असमानता कैसी दिख रही है, बिल्कुल साफ दिखेगी कि ये G20 है, मतलब केवल 20 देश हैं, जिसमें कि विकसित और कुछ विकासशील देश है, जिनका कि हम नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले इसको चलिए देखिए, है तो देश 20, लेकिन 85% वैश्विक जीडीपी, मतलब क्या है कि विश्व के जो टोटल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है उसका 85% ये कवर कर रहे हैं, केवल 20 ही देश मिलकर कवर कर रहे हैं। अब शेष 15% में विश्व के और देश हैं। दूसरी चीज है 75% वैश्विक व्यापार का हिस्सा, वर्ल्ड ट्रेड जो हमारा है उसका भी कंट्रोल G20 देशों का 75% है। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं क्या स्थिति खराब है कि केवल 25% जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के पास है, शेष विश्व के पास है। विश्व के 2/3 विश्व की आबादी तो इन देशों में है, मतलब क्या है 2/3 का अगर रेशियो देखें तो 2/3 में ये नहीं आएगा आपका कि यहाँ पर हम 66 हो, यहाँ पर 66 हो, नहीं, यहाँ पे ये असमानता बिल्कुल साफ दिख रही है। मतलब क्या है कि शेष जो है 1/3 जो विश्व की आबादी है उनके पास मात्र 15% ये है, मात्र 25% ये है। तो इस असमानता को निश्चित रूप से जब हम कम करेंगे तब भी जाकर के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता आएगी। अब इसमें देश कौन से भी हमने बताया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। ये 20वां एक ग्रुप है, देश नहीं है। ठीक, यहाँ पर और भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो इसका गठन किया गया है उसमें टोटल 5 ग्रुप है ना। हर एक ग्रुप अगले ग्रुप का डिसीजन लेता है कि अगले बार कौन इसको लीड करेगा, तो किसको अध्यक्षता दी जाएगी। वर्तमान में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो जो 5 ग्रुप है, भारत ग्रुप 2 में है। अब अगला जो है ग्रुप 3 को जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम अलग से चर्चा कर लेते हैं। एक चीज है, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी
कहीं पूछा जाता था कि अस्थायी अतिथि कौन है। स्पेन जो अस्थायी अतिथि है, ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन ये हमेशा आता रहता है। और इनवाइट करने को हम चाहें तो जिसके वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री का सबको इनवाइट कर, लेकिन वो अस्थायी रहेंगे। हमने इसमें भी कई देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है। तो दो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, अगर आपसे पूछे भाई कि 17वां कहां पर हुआ, तो इंडोनेशिया में हुआ था। हमारे देश में कौन सा होने जा रहा है, वो 18वां है, जो कि ये है। और 24वां कौन सा है, ये ब्राजील में होगा, अगले ग्रुप में होगा। अब यह है कि इसकी कार्य प्रणाली क्या है। अब देखिए, इसमें समानांतर दो ट्रैक काम करते हैं, एक वित्त ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। तो वित्त ट्रैक का नेतृत्व देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं। वित्त ट्रैक फाइनेंस का मैटर है। अच्छा, अब आप ये सोचते होंगे कि शेरपा ट्रैक क्या है, शेरपा कौन होते हैं। तो आइए हम शेरपा के बारे में जानते हैं। शेरपा जो है ये हिमालय एरिया में रहते हैं और ऊंचाइयों पर रहते हैं, जैसे सिक्किम, भूटान और क्या नाम है कि नेपाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं। इनके अंदर बॉडी के अंदर EPS1 एक स्पेशल जीन पाया जाता है जिसको सुपर एसिड जीन करते हैं। इसका रोल क्या होता है, ये बॉडी में हमेशा हीमोग्लोबिन को रेगुलेट करता रहता है। उससे क्या होता है, बॉडी फ्रिक्वेंटली लगातार ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती रहती है। इन्हीं कारणों से ये लोग जो है उन पहाड़ियों पर रह लेते हैं और हर एक कार्यक्रम को या पर्वतारोही कार्यक्रम को ये हमेशा लीड करते रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए किया गया है कि शेरपा जो है इस पूरे चीज को लगातार लीड करता रहता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया शेरपा ट्रैक। अब शेरपा ट्रैक के बारे में हमने डेट बताया। वर्तमान में जो हमारे शेरपा हैं वो मिस्टर अमिताभ कांत है, जो कि एक्स CEO नीति आयोग के हैं। अब आइए देखिए किसमें कि इंगेजमेंट ग्रुप होता है। इंगेजमेंट ग्रुप में कौन लोग होते हैं, 20 देशों G20 देशों के नागरिक, समाज, थिंक टैंक, श्रम, व्यवसाय तथा शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। ये इंगेजमेंट ग्रुप क्या करता है, इन लोगों को, इस तरह के जो हैं, नागरिक है, समाज है, थिंक टैंक है, जो कि लेबर से रिलेटेड है और रिसर्च से है, इनको एक मंच पे लाने की कोशिश करता रहता है। अब हमें यह देखना है कि G20 की बैठक, अच्छा हम ये मान के देखिए कि हमारे यहाँ करीब इस पूरे साल में कम से कम जो है 200 बैठकें होंगी, 200 से अधिक भी बैठकें की जा सकती हैं। और इन बैठकों के बाद अंतिम रूप से जो है 9-10 सितंबर को जो है राज्य के प्रमुख की बैठक होगी, जिसको कि मतलब कि सभी कंट्रीज के हेड आएंगे, आमंत्रित देशों के प्लस G20 के, फिर अस्थाई जो स्पेन का है, और उसको लीड करेंगे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। और इसी के साथ जो है इसका एक निर्णय हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी है यहाँ पर है कि पहला 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है कि पहली बैठक यहाँ है उदयपुर में, जो कि केवल शेरपा लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। दूसरे में क्या है, वित्त और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, जो कि आपने ये बताया कि 2 ट्रैक चल रहे हैं, वित्त ट्रैक चल रहा है, शेरपा ट्रैक चल रहा है। अब यहाँ पर तो हमने इन चीजों को दिया है, लेकिन अर्थव्यवस्था से प्रभावित चीजें क्या हो रही हैं, ये लोग करेंगे क्या। हर देशों में हरित विकास, जलवायु, जीवन, वित्त की बात हमें भी नहीं करें, तकनीकी परिवर्तन, महिला नेतृत्व, लचीला विकास जो कि देश की परिस्थितियों को अनुकूल हो, और आतंकवाद, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में हम नियंत्रण पा लेते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि हर एक देश की अलग अलग समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश की समस्या अमेरिका की समस्या, अमेरिका की समस्या जो रसिया की समस्या, रसिया के कोरिया की, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी समस्याओं को एक मंच पर ला करके सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव के पंचायतों प्रधान में क्या होता है, अब गांव में कभी अगर आप देखिए तो वहां पर सामान्य मुखिया लोग लाते हैं, पर छोड़िए, वो कहते हैं भाई यहाँ पे नाली का पानी भरा, तो कहते हैं उनसे मना कर दो, बात करे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बाग लगा दिया है, ये हो जाएगा, यहाँ पे कुआं खुदा है, मतलब जैसे क्या है कि वो लोग सामूहिक प्रयास करते हैं जिससे कि सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ठीक इसी तरीके से हमारा G20 ग्रुप काम करता है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं बताना भूल गया था कि इसका जो लोगो बनाया गया है G20,
इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है भारत, और इसका रंग क्या है, केसरिया, नीला, हरा, सफेद। इसके में पृथ्वी को एक कमल के रूप में रखा गया है। कमल, सोचिए कितना अच्छा है। कमल के रूप में, कमल के ऊपर पृथ्वी को रखा गया है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर है, और यहाँ पर लिखा गया है इंडिया। ये हमारा पूरा इसका स्वरूप है, जो कि लोगों पूरे, आप जहां भी जाएंगे G20 के जहां भी सबमिट हो रहा वहां पे हर जगह इस चीज को पाएंगे। आशा करता हूं कि बच्चों मैंने G20 के बारे में आपको संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।